हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 3। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर इन पाइथन, ठीक है ना। तो वो पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा मेमोरी रेफरेंस बताना चाहता हूँ वेरिएबल्स का। तो जैसे मैंने क्या करा, मैंने दो वेरिएबल लिए, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। दो वेरिएबल लिए तो यहाँ पर क्या होता है, ये 10 को एक मेमोरी अलॉट करता है, और जैसे ही जब पहला वेरिएबल हुआ, ये पहली लाइन जब मेरी एग्जीक्यूट होगी तो इसको जो रेफरेंस है वो हो गया 103, और ए किसको पॉइंट कर रहा है, ए पॉइंट कर रहा है 103 को। लेकिन जैसे ही सेम वैल्यू मैं किसी दूसरे वेरिएबल को देता हूँ तो ये दोबारा मेमोरी एलोकेट नहीं कराता, उसी मेमोरी एलोकेशन को शेयर कर देता है उस वेरिएबल के साथ में। समझ में आ गई बात। तो कोई भी वेरिएबल होता है उसके साथ दो चीज़ें होती है, पहली चीज़ होती है वैल्यूज़ की, और दूसरा होता है रेफरेंस, मेमोरी लोकेशन एक तरह से बोलें तो ये होता है रेफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्रिंट, और मेमोरी रेफरेंस कैसे पता लगता है, आईडी से। आईडी हमेशा क्या होगी, वेरिएबल की एक आईडी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं ए लिखूँगा और मैंने दोबारा से लिखा प्रिंट आईडी बी, ठीक है, तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, ये भी 103 प्रिंट करेगा और ये भी 103, यानी आईडी दोनों की सेम होगी और वैल्यू भी दोनों की सेम होगी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट उसमें बी की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप में बी की वैल्यू कर देता हूँ 11 या 12 या मैंने कर दी 13, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, ये वैल्यू 10 नहीं है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करेगा और उसको वैल्यू अलॉट करेगा। और सपोज करो इसका एड्रेस हो गया 133, और बी अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, बी अब पॉइंट कर रहा होगा इसको, और ये रेफरेंस हट जाएगा। समझ में आती है बात यहाँ तक, ठीक है। अब सेम चीज़ देखो, अगर सिंगल वेरिएबल होता है तो ये चीज़ फॉलो होती है, लेकिन अगर लिस्ट की बात करें, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, अगर इन सब की बात करें तो मैंने लिया a इज़ इक्वल टू 1 2 3, मैंने एक लिस्ट बनाई, और b इज़ इक्वल टू भी एक लिस्ट बनाई, दैट इज़ 1 2 3, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेट कैसे होगी, तो सबसे पहले मेमोरी एलोकेट हुई 1 2 3, और इसकी मेमोरी एलोकेशन मान लो 137 है, और एक किसको पॉइंट कर रहा, इसको कर रहा है। लेकिन जैसी दूसरी लिस्ट बनाता हूँ तो उसको अलग मेमोरी एलोकेट होती है, भले ही उनकी वैल्यू सेम क्यों ना हो। तो क्या करेगा, बी इसको करेगा, और इसका सपोज करो रेफरेंस हो गया ये। तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा प्रिंट आई डी ए, और आगे लिखता हूँ प्रिंट आई डी बी, तो ए की प्रिंट हो गई 137 और इसकी आईडी है 144। तो दोनों की आईडी डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेम है। तो रेफरेंस समझ में आया। अगर यहाँ पर सेम वेरिएबल है, अगर तीन भी वेरिएबल होंगे, सपोज करो यहाँ पर मैं एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी 10 वैल्यू है, तो सी वेरिएबल भी इसी रेफरेंस को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, पॉइंट आउट करेगा। जबकि लिस्ट या सब में उसमें हमेशा सबको अलग डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होती है, जैसे इसको हुई और इसको हुई। समझ में आती है बात ये था मेरा रेफरेंस वाला फंडा। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, इसको मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ इस बार। एक काम करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट, और मैंने यहाँ पर प्रिंट करा id a b, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको रन कराऊंगा तो देखो दोनों की आईडी बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है ना। अगर मैं तीसरा वेरिएबल भी बनाता हूँ c इज इक्वल टू, चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ 1+9 करा, पर आ तो 10 ही रहा है ना। तो लेकिन अगर मैं इसकी भी आईडी प्रिंट कराऊंगा c की, तो c की आईडी भी क्या प्रिंट होगी, वही आईडी सेम प्रिंट होगी। समझ में आ रही है बात ये, ठीक है। इसकी आईडी भी क्या होगी, वही सेम प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूँ लिस्ट की, ठीक है, तो मैं अब लिस्ट की बात करूँ तो a इज़ इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट बनाई 1 2 3, और b इज़ इक्वल टू 1 2 3। तो सेम लिस्ट है, लेकिन जैसे ही मैं बात करूँगा प्रिंट, तो अगर मैं इन दोनों की आईडी प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर देखो दोनों की आईडी क्या है, डिफरेंट आ रही है। आप देखोगे दोनों की आईडी डिफरेंट है, 5684, ठीक है ना। समझ में आया, आईडी दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कभी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू सेम होती है तो उनकी जो आईडीज़ है वो हमेशा सेम रहती हैं अगर वैल्यू सेम है। लेकिन लिस्ट, सेट, डिक्शनरी और टपल्स के अंदर ये चीज़ें सब डिफरेंट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्लाइसिंग पे, ठीक है। तो स्लाइसिंग मैंने बताया था, स्लाइसिंग अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, एम
कॉलन एन। ये होता है मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स और ये होता है मेरा एंड इंडेक्स। समझ में आती है बात ये, ठीक है। तो सपोज़ करो मैंने एक लिया, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 तक की बना ली सपोज़ करो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या करा, मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंट ए, मैंने बताया था ये जस्ट लाइक एन एरे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ, तो 5वें इंडेक्स पे इंडेक्सिंग इसकी क्या है 0, तो इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 इंडेक्सिंग पे क्या है, 5 इंडेक्सिंग पर है 6, तो ये वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 6। अब मैं बात करता हूँ स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग का मतलब कट करके मुझे एक स्लाइस निकालनी है, तो वो कहेगा कहाँ से कहाँ तक। तो पहले मैंने लिखा 5 से लेकर और 7 तक, ठीक है, 5 से 7 तक। तो 5 क्या है मेरा 6 और 7 है मेरा ये 8, ठीक है। तो ये था मेरा 6 7 8 और इसकी इंडेक्सिंग है 5 6 7। पर हमेशा ध्यान रखो m वाला इंक्लूड होता है और जो एंड है वो होता है n-1। n वाला जो एंड पॉइंट है वो एक्सक्लूड होता है इससे, ठीक है ना। तो यानी प्रिंट होगा 5 और 6 इंडेक्सिंग का, तो वैल्यू इसकी क्या आएगी, आउटपुट आएगा 6 7, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट ए 5 कॉलन और नेक्स्ट वैल्यू मैंने ब्लैंक छोड़ दी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया कि इंडेक्सिंग 5 से शुरू करे, दैट मीन्स ये 5 पर क्या आ रहा है 6 से शुरू करे। और जब यहाँ पर सेकंड इंडेक्सिंग नहीं दी होती है तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा एंड तक, ठीक है ना। एंड तक यानी कि प्रिंट होगा 6 7 8 9। क्लियर है। सेम देखते हैं प्रिंट ए, मैंने फर्स्ट वैल्यू नहीं दी है और मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। तो यानी स्टार्टिंग कहाँ से हो, स्टार्टिंग 0 से हो और 5 इंडेक्सिंग वाला इंक्लूड होगा नहीं, दैट मीन्स 4 तक, n-1 तक, तो 0 से 4 तक। तो 0 से 4 तक क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर अगला लिया मैंने प्रिंट, अब क्या ये तो एक एक करके आ रहा है, मैं कहता हूँ 2 से तो शुरू हो इंडेक्सिंग से 7 तक जाए, ठीक है, और 2 2 का इंक्रीमेंट होता रहे। समझ में आ गई। तो एक दूसरा भी ऑप्शन होता है m कॉलन n कॉमन x, ठीक है। ये होता है मेरा स्टार्ट, ये होता है मेरा एंड, और यहाँ पर हम देते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 2 से इंडेक्सिंग शुरू होगी, तो 2 से इंडेक्सिंग जो शुरू होगी वो है मेरा ये 3, 7 तक जाना यानी 7-1 6 तक जाएगा, दैट मीन्स ये और 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले जो 2 इंडेक्सिंग पे है वो एक्सेस करेगा, तो 2 इंडेक्सिंग पर क्या है, 2 इंडेक्सिंग पर है 3, फिर 2 प्लस फिर करेगा 2 इज इक्वल टू आया 4, तो 4 इंडेक्सिंग पे जो होगा वो प्रिंट करेगा। 4 इंडेक्सिंग पे है मेरा 5, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आ गया 5, ठीक है। फिर मुझे करना है 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आया 6, तो फिर वो 6 इंडेक्सिंग वाला करेगा। 6 इंडेक्सिंग पर है मेरा 7, और फिर ये 3 5 7 मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अगर मान लो मुझे डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ए कहाँ से शुरू करे, 7 से शुरू करे, कहाँ तक आए 1 तक आए, यानी 1 एक्सक्लूड हो जाएगा, 2 तक जाएगा और -1, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, 7 से शुरू करेगा 7, यानी 7 पर क्या है मेरा 8 है, तो यहाँ से -1 करके यानी 7 6 5 4 3 तक, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा 8 7 6 5 3 4 3 और 1 वाला एक्सक्लूड होगा नहीं, तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो ये मेरा ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, ये वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ले रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो सबसे पहले मैंने 5 कॉलन लास्ट छोड़ दिया, तो 5 इंडेक्सिंग पर है 6, तो 6 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो पहले स्टेटमेंट में 6 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू, यहाँ पर स्टार्टिंग वाला छोड़ दिया है, तो 6 को छोड़ के कहाँ तक 5 तक की, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6,
इंडेक्सिंग अगर देखूंगा तो ये 1 की क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, तो 5 इंडेक्सिंग तक का सारा वो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने करा 5 से लेकर 9 तक और 2 हो, तो 5 से लेकर 9 तक तो 5 इंडेक्सिंग पर 6 है, 6 फिर 5 + 2 हो गया 7, तो 6 और 8 दो वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखूंगा -1, तो 9 से इंडेक्सिंग शुरू होगी, 9 इंडेक्सिंग है मेरी 10 की और 0 तक जाएगी, 0 यानी कि 0 - 1 हो जाएगा, तो एक तरह से हो जाएगा 2 तक की, और -1 क्या होता रहेगा, 1 होता रहेगा, तो ये वैल्यू कहाँ हो गई, 2 तक प्रिंट हो गई, 10 9 8 7 6 5 3 2, ठीक है बेटा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो गई, ये थी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बाद आते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर ये आप सब लोग जानते होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न मॉडुलस। प्लस क्या करता है, 2 नंबर का सम, नेगेटिव सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीज़न करना, ये मुझे मॉडुलस निकाल के देता है, यानी कि शेषफल। हाँ, डबल जो है इट इज़ अ फ्लोर फंक्शन, ठीक है ना, फ्लोर फंक्शन। और एक ये डबल स्टार है, दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ A*3 तो दैट मीन्स A का क्यूब, ठीक है। तो ये मैं एक बार और समझा देता हूँ इस पर। एक तो ये है डबल स्लैश, दैट इज़ इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, और बोल सकते हैं इसको फ्लोर ऑपरेटर, ठीक है ना। है क्या बेसिकली कि जैसे मैंने लिखा 5 mod 2, तो क्या आएगा आंसर इसका, इसका आंसर आएगा 2.5, ठीक है। तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। कैसे समझो, इस तरह से समझो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये एक बिल्डिंग है और ये हो गया उसका 0 फ्लोर, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। और ये उसका बेसमेंट हो गया -1 -2 और -3, ठीक है। तो जब आंसर आपका आया 2.5, तो 2.5 क्या आया, ये आ गया, यहाँ पर होगा 2.5, तो यहाँ पर कोई है तो इसका फ्लोर कौन सा है, फ्लोर है ये, तो फ्लोर वैल्यू हो गई 2 प्रिंट, ठीक है। यहीं पर मैं करता हूँ -5 डिवाइड डबल स्लैश 2, तो क्या आया -2.5, तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्लोर वैल्यू होगी 3। कैसे होगी, तो देखो 2.5 माइनस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा -2.5, तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या है, 3 है, और इसकी जो रूफ वैल्यू है वो है -2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -3 यहाँ आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा -3। क्लियर है सबको, फ्लोर का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो नेगेटिव में हमेशा नीचे वाली वैल्यू ऑब्वियसली स्केल के अकॉर्डिंग -3 आएगी, और इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव में ऑब्वियसली कम वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डबल मल्टीप्लाई, कि अगर आपको पावर चढ़ानी है, ठीक है ना, तो a मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर 3। जैसे मैं कहूँ कि 3 × 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 2, सॉरी डबल मल्टीप्लाई, अगर डबल मल्टीप्लाई है, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है, डिवीज़न वाला जो देगा, डिवीज़न वाला हमें हमेशा फ्लोट आंसर देगा। सपोज़ करो मैंने कहा 4/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2.0। अगर आप देते हो 5/2, तो आंसर क्या देगा, ये देगा 2.5। भाई ये तो फ्लोट ही वैल्यू है तो फ्लोट देगा, लेकिन जब आप इंटीजर को इंटीजर से भी डिवाइड करोगे तो भी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, फ्लोट ही मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज ए फ्लोट, हमेशा फ्लोट देगा, ठीक है बेटा। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्लियर हुआ, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे, अर्थमेटिक के बाद आता है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, देखो जो इज इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते क्यों है, देखो जब मैंने लिखा a = 5, तो क्या करा, 5 वैल्यू असाइन हो गई a को। हमेशा क्या होता है, देखो इज इक्वल टू के इधर उधर दो साइड होती है, एक होती है LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है RHS। तो हमेशा RHS की जो वैल्यू होती है राइट हैंड साइड की वैल्यू, वो हमेशा LHS को असाइन होती है। समझ में आ गई बात है। अगर मैं लिखता हूँ a = 2 + 3 + 7 - 1, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, तो सबसे पहले क्या होगा, ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन सॉल्व होगी, और सॉल्व होकर जो भी सॉल्यूशन होगा वो किसके अंदर अलॉट हो जाएगा, असाइन हो जाएगा a को। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। a = 5 का मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू 5 के बराबर है,
5 वैल्यू ए को असाइन हो गई। कहने का मतलब ये है, प्रोग्रामिंग के अंदर बोलते हैं कि 5 जो है वो ए को असाइन हो गया। समझ में आ गई बात ये। अब यही जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसी ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ जोड़ के शॉर्टकट बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जिनको असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। जैसे क्या है, मुझे लिखना है ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू 5। ये इसका शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन यही है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लिखना चाहते हो a इज इक्वल टू बी प्लस 5 है तो इसको भी आप लिख सकते हो a प्लस इज इक्वल टू 5 या a प्लस इज इक्वल टू B5, कुछ इस तरह से। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इसके लिए ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब भी शॉर्ट ट्रिक लिखनी होती है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑपरेंड होना ज़रूरी है। समझ में आ गई बात, क्योंकि दूसरा ऑपरेंड तो ये आ जाएगा। सपोज करो ये है कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 ऑपरेंड है, तो एक ऑपरेंड एटलीस्ट कौन सा होना चाहिए, जो आपका राइट हैंड साइड में है वही आपका क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस इज इक्वल टू बी। क्लियर बात, समझ में आई। तो इसी तरह से बाकी ऑपरेटर्स यहाँ पर कर रखे हैं। प्लस इज इक्वल टू, तो ए प्लस इज इक्वल टू 15, इसका मतलब है a इज इक्वल टू ए प्लस 15। माइनस इज इक्वल टू, तो a माइनस इज इक्वल टू 10 मीन्स a इज इक्वल टू a माइनस 10। बाकी मल्टीप्लाई वाला, डिवीज़न वाला, मॉड वाला और ये फ्लोर फंक्शन है, ये सारी चीज़ें सब सेम है, ठीक है। तो ये थे मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। प्रैक्टिस आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँ तो यहाँ पर देखो, मैंने मॉड निकाला, 4 मॉड 3 आ गया 1, ये मैंने 5 ये करा तो आया 2। अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा, -3, ठीक है। तो देखो ये आ गया -3, ठीक है ना। 20 की पावर यहाँ पर 3 कर रखी है, 20 की पावर 3 की बजाय मैं एक काम करता हूँ 4 की पावर 3 ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। -5 का करा तो 5 पंजे 25 आ गया। माइनस ऐसे ही रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि माइनस की भी स्क्वायर करा है हमने, तो माइनस के स्क्वायर वैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। देखो मैं समझाऊँ, अगर मैं कहूँ कि -5 का स्क्वायर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, +25 + 25। समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पाइथन में क्या होता है, जब भी आप यूज़ करते हो -5 $2, तो वो साइन बिट को अलग रखता है और 5 का स्क्वायर कर देता है, साइन बिट एज इट इज़ रहेगी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, -25। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये था आपका असाइंड ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं कि जिसमें हमारे 2 ऑपरेंड होते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि ये छोटा है बड़ा है। जैसे आपके घर में क्या होगा, आपके घर में भाई बहन होंगे, ठीक है ना, तो कंपेयर करेंगे भाई कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, क्या दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। मार्क्स किसके ज़्यादा आते हैं, किसके कम आते हैं, क्या दोनों के जो पटाखे आएंगे दिवाली के वो इक्वल पैसे के आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आती है कंपैरिजन ऑपरेटर में आती है, ठीक है ना। तो ये लेस देन इक्वल टू, C++ में सब आपने पढ़े होंगे, सब ऐसी हैं, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ देख लो बस, जो लेस देन और इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखे है, लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ पर लिखा है ट्रू इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड इज स्ट्रिक्टली लेस देन। तो ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ करी है, स्ट्रिक्टली लेस का मतलब क्या है कि अगर मैं लिखता हूँ 2 इज़ लेस देन 2, तो ये भी क्या होगी, ये भी होगी फॉल्स। समझ गए मेरी बात को, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब है कि 2 जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ कि ये लेस है, तो ये लेस होना चाहिए। अगर ये लेस नहीं है तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है ना। फिर वो हमेशा क्या देगा, हमेशा आप लोगों को फॉल्स देगा। क्लियर बात है ये समझ में, ठीक है ना। ऐसी मैं अगर ग्रेटर देन करूँ, 3 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये भी मुझे क्या देगा, ये भी फॉल्स ही देगा, क्योंकि अगर मैं चेक कर रहा हूँ बड़ा है तो बड़ा जो होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए, इक्वल से काम नहीं चलेगा। इक्वल के लिए मुझे अलग से ऑपरेटर दिए गए हैं, लेस देन इक्वल टू और दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 2 ऑपरेटर मुझे इक्वल टू के लिए दिए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इक्वल टू का मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। जैसे मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, मैंने लिया a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 3,
तो क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो मैं चेक करूंगा a इज इक्वल टू बी, तो ये मुझे रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो मुझे दे देगा ट्रू, जैसा कि इस कंडीशन में 3 और 3। अगर मैं b की वैल्यू चेंज कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ 4, और मैं अब चेक करता हूँ a इज इक्वल टू बी, तो अब ये क्या देगा मुझे, अब देगा ये मुझे फॉल्स। समझ में आती बात है, ठीक है। तो ये थे मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हो जैसा कि मैं पहले भी, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज का मतलब कि मैं कोई एक ऑपरेंड को देख रहा हूँ, ठीक है ना, दूसरे ऑपरेंड से कर रहा हूँ कि क्या ये है, समझ रहे हो। इवेलुएट टू ट्रू इफ द ऑपरेंड इज आइदर साइड ऑफ इज ऑपरेटर रेफर टू सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज, ठीक है ना। मीन्स दैट कि मैं जो चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो रेफरेंस है ये क्या कंपेयर करेगा, ये बेसिकली रेफरेंस कंपेयर करता है, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया a इज इक्वल टू 3, ठीक है, b इज इक्वल टू 3। तो जैसा मैंने रेफरेंस वाला जो शुरू में समझाया था, इस लेक्चर के शुरू में जो समझाया था उसको समझो। सेम वैल्यू है तो एक मेमोरी लोकेशन होगी दैट इज़ 103, यहाँ पर हो गई 3, ए भी इसको पॉइंट कर रहा है और बी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। समझ में आती है बात ये। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ प्रिंट a इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा ट्रू, क्योंकि इज इक्वल टू क्या करता है, ये चेक कर रहा है कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब मैं अगला स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट क्या a इज b, क्या a b है, क्या a b है। मीन्स क्या है कि जो a का रेफरेंस है क्या वो b का भी रेफरेंस है। तो जैसा कि मैंने शुरू में एग्जांपल में इंप्लीमेंट करके बताया था, हाँ जी बिल्कुल है, सही बात है, क्योंकि दोनों का रेफरेंस क्या है 103 है। लेकिन सेम चीज़ अब आप क्या होगे सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो फिर मैं कहता हूँ चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसा मैंने शुरू में लिया था। तो मैंने 2 लिस्ट ली a b, ठीक है। अब इनको मेमोरी एलोकेशन होगी जैसा कि मैंने पहले बताया 1 2 3, इसकी मेमोरी एलोकेशन है 133, और एक और मेमोरी एलोकेशन हो गई दैट इज़ 1 2 3, इसकी मेमोरी एलोकेशन मान लो 145 दैट इज़ b, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट a इज इक्वल टू b, ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा ट्रू। क्या दोनों की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब पूछते हैं रेफरेंस के बारे में, प्रिंट क्या a इज b, क्या a b है, फॉल्स, a का रेफरेंस b नहीं है, ठीक है ना। a और b का रेफरेंस सेम नहीं है, दोनों का रेफरेंस क्या है वो अलग है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली अगर आपको देखना हो तो प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो देखो ये ले रखा है मैंने, a की वैल्यू 3 ली है, b की 3 ली है, तो मैंने करा प्रिंट a इज इक्वल टू b, और क्या a b है तो दोनों का आंसर क्या हो रहा है, ट्रू आ रहा है। हाँ जी दोनों की वैल्यू भी बराबर है और दोनों का रेफरेंस भी सेम है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई a और b दोनों की वैल्यू सेम ली, तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है, बराबर है। और क्या a इज b है, ठीक है, तो क्या दे दिया उसने, फॉल्स दे दिया। क्या a b के बराबर है, फॉल्स नहीं, क्योंकि दोनों की जो मेमोरी एलोकेशन है वो डिफरेंट है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो लिस्ट में क्या होगा, हमेशा मेमोरी अलग होती है और वेरिएबल में मेमोरी हमेशा सिंगल होती है, ठीक है ना। तो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज एंड डबल इक्वल टू। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, इस एग्जांपल के थ्रू आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल टू एंड इज, ठीक है। चलो, तो इज नॉट क्या है, इज नॉट जस्ट इसका रिवर्स है कि क्या ए इज नॉट बी, क्या ए बी नहीं है, तो वो आपको जवाब दे देगा है या नहीं है, ठीक है ना। इसको भी आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है कि ये मेंबरशिप चेक करते हैं कि क्या कोई मेंबर है इन इसमें, ठीक है ना। तो कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में से मुझे कोई, जैसे यहाँ पे बताया इवेलुएट टू ट्रू इफ द फाइंड ए वेरिएबल इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब आइदर लिस्ट, आइदर टपल, आइदर तुम्हारा डिक्शनरी और आइदर तुम्हारे सेट।
तो ये जो सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है, इसमें चेक करना है क्या मेंबर इस लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, देखो कैसे करते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बना ली, सपोज करो मैंने एक लिस्ट बनाई, ए इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसके अंदर नाम लिख रहा हूँ कुछ, ए नितिन शर्मा, निशांत शर्मा, एक और नाम है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक और नाम है दैट इज़ ए बी सी। ये एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ नाम है, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं शर्मा 1 और ये हो गया शर्मा, ठीक है ना। तो अब मुझे ये चेक करना है कि एक्स वाई जेड इस लिस्ट में है। अभी तो देखो कितने नाम है यहाँ पर, जो अगर मैं देखूँ 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 की लिस्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एक्स वाई जेड है तो आप देख के बता दोगे तुरंत। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एरे है जिसके अंदर 200 नाम है, एरे है एक, और सी या सी प्लस प्लस ये जावा के अंदर प्रोग्राम बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप? एक फॉर लूप बनाओगे, i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 100 एंड i प्लस प्लस, और जो वेरिएबल है इफ a ऑफ i इज इक्वल टू पर्टिकुलर, सपोज करो मुझे x सर्च करना है नाम, तो मुझे वो रिटर्न कर दे, ठीक है, अदरवाइज लूप चलता रहे, ठीक है। ये आपने एक प्रोग्राम बनाया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए कि जस्ट एक लाइन लिखो और मुझे पता लग जाए कि वो है या नहीं है, तो क्या करूँगा, मैंने लिखा प्रिंट, मैं ढूंढ रहा हूँ एक्स वाई जेड इन ए, ठीक है, मैंने लिखा एक्स वाई जेड क्या ए में है, अगर होगा तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। अगर मैंने लिखा प्रिंट नितिन इन ए, तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा वो फॉल्स। वो आप यहाँ कहोगे सर नितिन तो है, तो बेटा देखो ये है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर लिखा है कैपिटल एन और यहाँ पर लिखा है स्मॉल एन, तो स्मॉल एन नाम से जो नितिन है वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं लिखता प्रिंट कैपिटल एन आई टी आई एन एन ए, तो वो प्रिंट करेगा दैट इज ट्रू। जी बिल्कुल, ये वाला नितिन है, ये वाला नितिन नहीं है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो केस सेंसिटिव है यहाँ पर, ठीक है। और सेम इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है आपका नॉट इन, ये आपको बताएगा कि ये इसमें नहीं है तो वो ट्रू दे देगा, और अगर है तो वो फॉल्स दे देगा। समझ में आ गई बात। तो ये है आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, जैसे कि ये बिल्कुल गेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेट होते हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है ना। तो ये हमेशा दो ऑपरेंड पे डिपेंड करता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ये भी दो ऑपरेंड पे काम करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो एंड गेट और गेट में क्या होता था, जैसे ये एक गेट है तो इसके अंदर दो इनपुट होते थे, ठीक है ना। तो दो इनपुट अगर हम देंगे तो हमें जो भी आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग दे देगा, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा एंड गेट था तो इसके अंदर ये आ जाएगा, जबकि नॉट गेट जो होता है ये हमारा सिंगल इनपुट लेता है, अगर 0 है तो 1 और 1 है तो 0, जस्ट रिवर्स करके कॉम्प्लीमेंट करके मेरे को दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो ऑपरेंड पे काम करेगा और ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, ठीक है बेटा। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहो तो देखो, है नहीं, नीचे कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, पहले एंड का देख लेता हूँ, 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज लेस देन 2, ठीक है ना। तो एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो क्या होगा, फॉल्स आएगा। एंड में हमेशा दोनों ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 4 कर देता हूँ तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई मेरी, नहीं यहाँ पर कर देता हूँ 1, तो दोनों कंडीशन मेरी हो गई ट्रू, तो ट्रू हो गया। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, जैसे कि पहली वाली कंडीशन ट्रू है लेकिन मैंने कह दिया कि जो 2 है वो 3 से बड़ा है, ये फॉल्स हो गया, लेकिन बीच में क्या कर देता हूँ मैं, और, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, ठीक है। अब वो क्या है, वो इस्तेमाल होगा मेरा एक सिंगल ऑपरेंड पे, नॉट जो होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा नॉट रिटर्न, ठीक है। तो ये मुझे 3 इज ग्रेटर देन फॉल्स है, फॉल्स का रिवर्स क्या हो गया, ट्रू हो गया। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझो, यहाँ पर मान लो आपने दिया 0, तो 0 होता है सिर्फ फॉल्स, बाकी सारे होते हैं ट्रू, ठीक है ना। मान लो मैंने कहा 3 नॉट 3,
तो 3 देगा फॉल्स। समझ में आ गई बात। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वही आपके क्या है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो ज़ीरो के अलावा, सारे मेरी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सारी वैल्यूज़ होती हैं ट्रू। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ज़ीरो है तो वो कंसिडर होगा फॉल्स से, और चाहे पॉजिटिव नंबर हो ज़ीरो के अलावा या नेगेटिव नंबर हो, ठीक है ना, ये सारे कहलाएंगे मेरे ट्रू। तो ये हमेशा क्या देगा, मुझे रिटर्न करेगा हमेशा इनके लिए फॉल्स वैल्यू। ठीक है, ट्रू की फॉल्स देगा और फॉल्स की ट्रू देगा। ठीक है, नॉट का। क्लियर बात आई समझ में। तो ये थे मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज होते हैं जो बिट वाइज काम करते हैं सिंगल बिट पे। ठीक है ना, तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से ये काम करेंगे। ठीक है, एंड का मतलब एंड की ट्रुथ टेबल जो होती है उसके हिसाब से काम करेगा, और की ट्रुथ टेबल के हिसाब से काम करेगा, और नॉट जो होगा वो नॉट के हिसाब से काम करेगा। ठीक है ना, एक्सॉर टेबल के, और राइट शिफ्ट और ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया बताने वाला एक ये नॉट है बस। ठीक है ना, ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल के साथ। देखो नॉट क्या करता है, मैंने लिखा प्रिंट नॉट 5, तो ये मुझे आउटपुट में देगा -6। ठीक है, क्यों देगा ये -6? ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो यहाँ पर बिट का रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 8 बिट का। ठीक है बेटा, तो 8 बिट का मतलब क्या है कि मैंने 5 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो 4 और एक 5 0, 4 बिट हो गई, 1 2 3 4, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया ये 5 का। ठीक है, बाइनरी में। ठीक है, अब इसका क्या करना है, नॉट करना है। तो नॉट का मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है मुझे। ठीक है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली। तो रिवर्स करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 1 1 1 1। ठीक है बेटा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो आपका आउटपुट आया वो आया ये। ठीक है, अब ये जो है ये है एक नेगेटिव नंबर। देखो आंसर तो यही है, लेकिन ये है एक नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये वाली जो साइन बिट है, ये साइन बिट जो है, ये साइन बिट है, ये मुझे बता रही है कि ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 0 जो ये होता है वो होता है पॉजिटिव के लिए, और 1 जो होता है वो होता है नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, किसी भी नेगेटिव नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, समझ गए भाई ये कौन से उसका नेगेटिव नंबर है, सबसे पहला काम करना पड़ता है, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो टूज कॉम्प्लीमेंट पहले मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, दैट इज 1 0 1 0 0 0 0, और साइन बिट मेरी एज इट इज़ रहेगी। साइन बिट को नहीं छेड़ूंगा, साइन बिट को छेड़ दूंगा तो सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो डिजिट थी मेरी नेगेटिव वाली उसको मैंने वंस में कन्वर्ट किया, और अब इसमें 1 में ऐड करूंगा, दैट इज़ 1 1 क्या हो गया 0, और एक अलग गया ऊपर हासिल, दैट इज़ 1 1 0 0 0 0 1। ये आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट, और ये मेरा आंसर है जो कि मुझे बता रहा है कि 1 जो मेरी साइन बिट है ये तो है माइनस, और ये मैं देखूं तो 4 और 2 6, तो आउटपुट आ गया मेरा -6। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब यहीं पे मैं देखता हूं, यहीं पे मैंने कहा प्रिंट -5, तो -5 का आंसर आ रहा है दैट इज 4। तो अब ये देखते हैं कैसे आता है। तो सबसे पहले -5 का बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो -5 है 1, 5 हो गया 101, 4 5 6 7। तो देखो -5 ये अभी इस तरह से दिखा रहा है, 5 तो ये हो गया और 1 बिट है ये नेगेटिव। ठीक है, कन्वर्ट करने से पहले ये तो देखो ये तो आ गया, हमें बता दिया कि ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये माइनस है, लेकिन मैंने कहा नेगेटिव नंबर का बाइनरी नंबर निकालने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, उसका सबसे पहले डेसिमल वो निकालना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। कभी भी कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसका सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप लोग। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट इसका निकालेंगे तो सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट इज 0 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, साइन बिट हो गई आपकी 1, फिर इसमें करेंगे 1 ऐड, दैट इज 1 1 0 1 2 3 4 5। ये आ गया आपका नंबर। समझ में आ गई बात। ये जो -5 था, और आप अगर यहाँ -5 को देखो तो -5 का
जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो आ गया ये, ठीक है। अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है भाई। नॉट का मतलब क्या है, नॉट का मतलब है ये जो नॉट गेट है इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो भी दूंगा जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाएगा। अगर यहाँ से मैंने ए दिया तो यहाँ क्या आएगा, ए बार, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 0 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। साइन बिट देखो यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते टाइम चेंज नहीं करते, लेकिन जब मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, जस्ट इसको नॉट गेट से क्रॉस करा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो ये आंसर क्या आ गया मेरा, ये आ गया 4, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। साइन बिट देखो यहाँ पर 0 आ गई। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या है, जो नॉट है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है। बाकी एंड और की ट्रूथ टेबल आपको पता है, एक्सॉर की ट्रूथ टेबल आपको पता है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ये आपको देखने हो तो मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये है 6 एंड से 4 एंड 6 4 हुआ, ठीक है, एंड गेट के थ्रू, ठीक है। 4 एंड 6 6, नॉट 6 दिखाए 7, -5 मैंने आपको बताया अभी, माइनस ये नॉट 5 आएगा -6, -5 आएगा 4, ये हो गया एक्सॉर 5 4 हो गया 1, ठीक है। ये शिफ्ट ऑपरेटर हो गए, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही था। बाकी एक चीज़ और थी जो मैंने आज की क्लास में बताई थी आप लोगों को कि मेमोरी जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो मल्टीपल एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, a, b, c इज इक्वल टू 2, 4, 5, ठीक है। तो 2 वैल्यू हो जाएगी a को अलॉट, 4 वैल्यू हो जाएगी b को अलॉट और 5 वैल्यू हो जाएगी c को अलॉट। तो इस तरह से भी आप मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप ए लिख के एंटर मारते हो तो वो एरर जनरेट करेगा, इसको कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं भी करते हो तो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या देना पड़ेगा, अगर आप नल चाहते हो तो यहाँ पर दे रखा है नन, ठीक है ना। जैसे कि जावा या C++ में आप कोई भी वैल्यू को आप देते थे नल, तो यहाँ पर नल ना देकर आपको यहाँ देनी पड़ेगी नन, ठीक है बेटा। तो डे 3 में इतना ही, बाकी कल अपन लोग इफ एल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।